हेलो, नमस्ते, जय जोहार। मैं हूं भोजराज और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नवा अभियान छत्तीसगढ़ में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पी बालकिशोर, जो कि पूर्व सिविल सर्जन थे दुर्ग जिला अस्पताल में। तो आज का गोड बात है सर के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सर, स्वागत है आपके हमारे चैनल में। आप अपन एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार सबको। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत बालकिशोर है। मेरा जन्म जो है पाटन विकास खंड ग्राम मुड़पार के छोटे से गांव में है। कृषक परिवार में श्री चंदूलाल जी एवं श्रीमती चैतीबाई के आंगन में 5 जनवरी 1958 को हुआ था। मेरा परिवार एक कृषक परिवार था। गांव में मेरे पिताजी खेतीबाड़ी करते थे। मेरे परिवार में मेरे 2 भाई 2 बहनें थी। दोनों बहनें मेरे से बड़ी हैं और भाइयों में मैं सबसे बड़ा हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा मेरे गांव से 5 किलोमीटर दूर ग्राम सेलूद में हुआ, जहां मैं पहली क्लास से लेकर के 11वीं क्लास तक अपनी शिक्षा प्राप्त की। मेरा गांव उस ज़माने में बहुत ही पिछड़ा हुआ था। वहाँ पानी की समस्याएं, बिजली की समस्याएं और आवागमन के साधन बिल्कुल ही नहीं थे। हम लोग अपने साथियों के साथ बचपन में पैदल कीचड़ और पानी नाले को पार करके सेलूद स्कूल पढ़ने जाया करते थे। मैं पढ़ाई में अग्रणी रहता था और कुशाग्र बुद्धि होने के कारण मैं अपने क्लास में हर वर्ष प्रथम आता था। सन 1975 में 11वीं की बोर्ड परीक्षा हुई, जिसमें मैं प्रथम श्रेणी में डिक्टेंशन के साथ पास हुआ और आगे पढ़ने की उत्कंठा के कारण मैंने अपने पिताजी को बोलकर कि कहीं से कर्ज लेकर के मुझे आगे पढ़ाएं। इसलिए दुर्ग के कला एवं विज्ञान महाविद्यालय में 1975 में प्रवेश लिया। वहाँ मैं 2 वर्ष बीएससी किया और उस दौरान मैं प्री मेडिकल टेस्ट एक होता है उसे दिया और उसमें अच्छे नंबर से पास होकर के एमबीबीएस कोर्स के लिए 1977 में सेलेक्ट हुआ। उसके बाद मेरा पढ़ाई एमबीबीएस में अनवरत चालू रहा और 1982 में एमबीबीएस की डिग्री हासिल किया। 1 वर्ष इंटर्नशिप करने के पश्चात 1984 जनवरी में मेरी नौकरी छोटे से ग्राम अर्जुंदा, जो आजकल बालोद जिला में है, के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापना हुआ था। वहाँ मैंने ग्रामीण क्षेत्र में काम किया। उस समय हम लोग शुरू से ही सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम के अलावा स्वास्थ्य शिविर जो निःशुल्क होता था, कई ऑपरेशन जैसे आँखों के ऑपरेशन, मोतियाबिंद के ऑपरेशन, लेप्रोसी से ग्रस्त जन समुदाय की सेवा
के लिए लगे हुए कैंप, जिसमें हाथ पैर की मालिश, सफाई, ये सारी चीज़ें होती थी। उसके अलावा उस समय जनसंख्या नियंत्रण का भी कार्यक्रम चलता था, तो उस तरह के कार्यक्रम में शासकीय सेवा के साथ ही साथ शासकीय कार्यक्रम करते हुए हम लोग विशेष एनजीओ के माध्यम से वहाँ पर शिविर लगाते थे। उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस महिलाओं के कराते थे, लेप्रोसी के लोगों की से लेप्रोसी के जो लोग प्रभावित रहते थे लेप्रोसी से, ऐसे लोगों की सेवाएं करते थे, आँख के ऑपरेशन करवाते थे। और इसके अलावा बच्चों के कुपोषण के लिए, महिलाओं के कुपोषण के लिए प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा कार्यक्रम कराकर निरंतर वहाँ कार्य करते थे। वर्तमान में जब मुझे और पढ़ने की इच्छा हुई, तब मैं नौकरी में रहते हुए परीक्षा दिया और उसमें पास होकर मास्टर ऑफ सर्जरी नाक कान गला रोग में करने के लिए मेरा सिलेक्शन इंदौर के मेडिकल कॉलेज में हुआ। वहाँ मैं देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री 1993 में पास किया और पास करने के पश्चात पुनः अपने पुराने जगह पर पुनः दुर्ग जिले में डौंडी ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापना हुई, जहाँ पर पुनः विकलांगों की सेवा और अन्य लोगों की सेवा एनजीओ के माध्यम से शुरू किया। उस समय हमारे दुर्ग जिला में पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था, 1995 में चालू हुआ। उस समय हम लोग पूरे दुर्ग जिला, अविभाजित दुर्ग जिला था उस समय, जिस समय हम ये काम कर रहे थे, तो पूरा बेमेतरा जिला, पूरा बालोद जिला और पूरा दुर्ग जिला, ये तीनों एक ही ज़िले हुआ करते थे उस समय। और वहाँ हम एनजीओ के माध्यम से कैंप करा करके विकलांगों के लिए शिविर करते थे, जिसमें उन्हें पात्रता के अनुसार प्रमाण पत्र एवं ट्राइसिकल, चश्मा, सुनाई देने वाली मशीन, छड़ी इत्यादि का वितरण भी करते थे। और इस तरह से अनवरत कार्य करते हुए मैं आगे पदस्थापना मेरी बढ़ती गई, उच्च पद प्राप्त करते गया और अंत में 1998 में वापस दुर्ग जिला में मेरी पदस्थापना हुई, जिला अस्पताल में। तब से मैं विशेषज्ञ के पद पर कार्य करते हुए पुनः फिर से 1918 में सिविल सर्जन के पदभार ग्रहण किया और 4 साल लगातार कोरोना काल में मरीजों की और इस दुर्ग जिले की सेवा करते हुए 2022 में फरवरी में सेवानिवृत्त होकर के अभी वर्तमान में भी मैं एनजीओ से जुड़ा हुआ रहकर वरिष्ठ नागरिक मंच जो पद्मनाभपुर में स्थित है और दूसरा हमारा वरिष्ठ सतनामी समाज मित्र मंडल जो दुर्ग भिलाई के नाम से रजिस्टर्ड है के साथ मिल कर के कई तरह के कार्य जो इसमें
छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए सहायता प्रदान करना, इवन मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ने वाले अच्छे बच्चे हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए किताब कापियों की व्यवस्था करना, उन्हें प्रोत्साहित करना आगे पढ़ने के लिए अभी भी अनवरत रूप से चालू है। सर, चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसा कोई उत्कृष्ट कार्य या फिर ऐसा कोई कार्य जो आपको याद हो, जो आपने किया हो अपने करियर में, उसका थोड़ा जिक्र करिए। चिकित्सा के क्षेत्र में तो वैसे मैंने बहुत सारे कार्य किए हैं। जैसे जो कार्य साधारण प्राइमरी हेल्थ सेंटर में नहीं हो पाता था, उस तरह के कार्य मैंने किए हैं। जैसे एक बार उदाहरण के लिए बताऊं कि दिवाली का दिन था, अर्जुंदा में एक महिला बाजार करने दूसरे गांव से आई थी, 10 किलोमीटर दूर से। शाम को दिवाली के दिन वो खरीदारी करके जा रही थी, तो रास्ते में उसको समझ में नहीं आया किस चीज़ ने काटा, तो उनको एक जंतु, चाहे वो हो सकता है सांप ही रहा हो, उसने काटा और वो बेहोशी की हालत में छोटे से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाए गए। उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई व्यवस्था नहीं थी सिवाय चेयर कुर्सी 2-3। तो मैंने उसको ज़मीन पे ही लिटा के उनका इलाज शुरू किया। वो बेहोशी की हालत में थी, उनका शरीर पूरा पसीने से भीगा हुआ था, मुंह से झाग निकल रहा था। और मेरे पास उस समय अस्पताल में दवाइयाँ बहुत कम उपलब्ध हुआ करती थी, शासन से पूरी तरह से दवाइयाँ नहीं आती थी। तो मैंने उस समय एक छोटा मेडिकल स्टोर था, उससे कुछ दवाइयाँ मंगवाई, कुछ दवाइयाँ अस्पताल से जुगाड़ किया और उस महिला का इलाज किया। 3 घंटे 4 घंटे तक उसके पास बैठे रहा मैं लगातार। और उसके बाद उस महिला को थोड़ा सा होश आया, उनको थोड़ा अच्छा लगा, तो फिर हम 2 घंटे और बैठे रहे और उसको पूरी तरह से ठीक करके फिर बैलगाड़ी की व्यवस्था करके उसको उनके गांव भिजवाया। तो ये मेरे जीवन की महत्वपूर्ण घटना है जो मुझे अभी भी याद रहता है, क्योंकि कम संसाधन में उनकी जान बचाकर मैंने जो कार्य किया वो मुझे दिल में सांत्वना प्रदान करता है, अच्छा लगता है। उसके बाद उस महिला के घर से कुछ लोग आए और कुछ पैसे दिए, तो उनको तो मैं मना नहीं किया, रख लिया। और वो लोग हाथ जोड़ के पैर छू कर के ये बोलने लगे कि आपके कारण हमारा दिवाली अच्छा रहा, जान बचाई आपने, ऐसा करके। और इस तरह की प्रशंसा सुनकर मैं गदगद हो गया और वो आज भी वो घटना मेरे दिमाग में घूमते रहती है। दूसरी चीज़ जो है, जब विकलांगों की सेवा के लिए हम लोग शिविर लगाते थे, तो वहाँ बच्चों की अवस्था देख के बहुत पीड़ा होती थी। ये बच्चे विकलांग कैसे और क्यों हुए, ये मैं सोचने लगता था। तो मुझे उस समय जो समझ में आया वो ये लगता था कि पहली चीज़, गर्भवती माताओं का जो जांच होना चाहिए शुरू में, उनका इलाज होना चाहिए, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रहा था। जिसके लिए मैंने काम किया, मेरे कर्मचारियों को मैंने डांट करके कहा कि एक प्लान बनाया कि हर गर्भवती महिला को रजिस्टर्ड करो
और उन महिलाओं को सही मात्रा में आयरन, फॉलिक एसिड और अन्य दवाइयाँ सरकार द्वारा जो आ रही है उसे उपलब्ध कराओ। अगर सरकार से नहीं मिलता है, ऐसी स्थिति में उनको दवाई मैं प्रिस्क्राइब करके लिखता था और उनको खिलाने के लिए बोलता था, ताकि बच्चे भविष्य के अच्छे हों उनके। दूसरा कारण जो मुझे लगा कि सही ढंग से टीकाकरण नहीं होना, तो उसके लिए 1995 में हम लोगों ने शासन की मदद से इंद्रधनुष योजना चालू किया था। और उस इंद्रधनुष योजना में हमारे बड़े अधिकारी भी साथ थे। उन लोगों ने इंद्रधनुष योजना बना करके पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में लागू करने के लिए उसका प्रस्ताव भेजा, और वो इंद्रधनुष योजना आज भी चल रही है, जो बहुत ही सफल है, जिसके कारण अब बच्चों में विकलांगता की जो दर है वो कम हो गया। तीसरी चीज़ जो थी कोरोना काल की। कोरोना काल में जब मैं सिविल सर्जन था तो मैंने ठान लिया कि कोई भी मरीज बिना दवाई और बिना ऑक्सीजन लगाए नहीं मरना चाहिए। और उसके लिए मैंने अपने डायरेक्टर साहब से बात करी और कलेक्टर साहब से बात किया। तो जो दवाइयाँ सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं होती थी, उससे मैं जीवन दीप समिति के माध्यम से परचेस किया और प्रत्येक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया। दूसरा जो था, कलेक्टर साहब से बात करके हर रूम में ऑक्सीजन पाइप लगवाया, ताकि हर मरीज को जो कोरोना से संक्रमित हैं ऑक्सीजन मिल सके और बिना ऑक्सीजन के उसके मृत्यु ना हो। और इस बात की मुझे संतुष्टि है कि मेरे समय में अस्पताल में मैंने सारे कर्मचारियों को मोटिवेट करके ये कहा कि ईश्वर सिर्फ हमारे मेडिकल वालों को ही ये अवसर दिया है कि हम इस समय सेवा करें, जबकि आज के तारीख में लॉकडाउन होने के कारण सारे मंदिर बंद हैं, सारे मस्जिद बंद हैं, सारे गुरुद्वारे बंद हैं। ऐसी स्थिति में हमको अस्पताल में रह के सेवा करना है मरीजों की। और ये मैं प्रेरणा के स्वरूप में उनको हर दिन प्रेरणा देता था। हर दिन सवेरे हम प्रार्थना करते थे और उसमें ये 2 शब्द 5 मिनट के लिए हम बोलते थे, और उससे मेरे कर्मचारी बहुत ही प्रभावित हुए और वो मरीजों की सेवा के लिए बहुत आगे आए। ऐसा बहुत कम लोग, 2% से कम लोग थे जो कभी छुट्टी उस पीरियड में लिए होंगे, अन्यथा सारे के सारे 98% लोग उपस्थित रह कर के सेवा किए हैं। उस कोरोना काल में स्थिति भयावह था कि कहा नहीं जा सकता, और उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे कलेक्टर महोदय और पूरा प्रशासनिक अमला, चाहे वो नगर निगम के लोग हों, राजस्व के लोग हों, चाहे अन्य NGOs हों, के साथ हमारे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और मैं स्वयं दिन रात 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक जग करके प्लानिंग करते थे। और उस प्लानिंग के तहत हमारा दुर्ग जिला की चर्चा जो है देश में होने लगी कि दुर्ग में सबसे पहले कोरोना बहुत हुआ था और बहुत जल्दी ही उसको नियंत्रित किया गया। तो ये उपलब्धि रही है जिसके लिए हमें कलेक्टर महोदय से प्रशंसा पत्र भी प्राप्त हुए हैं, शासन से भी प्राप्त हुए हैं, और NGO के माध्यम से भी कई प्रशंसा पत्र मिले हुए हैं। और उस समय कोरोना सम्मान
और कोरोना वॉरियर के नाम से मैं सम्मानित भी हुआ हूँ कई बार। तो मुझे ये मेडिकल क्षेत्र में काम करने के लिए बहुत ही गर्वान्वित महसूस हुआ है और मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूँ। अच्छा सर, जैसे कि आप सतनामी समाज से बिलोंग करते हो, तो अभी तक समाज के लिए किए गए कुछ कार्य, कुछ योगदान के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। मैं तो क्या है, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ और सतनामी समाज से हूँ। तो ग्रामीण लोगों के लिए मेरे मन में पीड़ा है और मैं चाहता हूँ कि उनकी भलाई या उनके लिए कार्य अच्छा कर सकूँ। और इसके लिए मैंने समाज के लोगों के लिए ये काम किया कि ग्रामीण क्षेत्र में मेरे गांव के एरिया है, आसपास के हैं, वहाँ पर मैंने लोगों को ये प्रोत्साहित किया कि सब संगठित होकर के कुछ काम करें। जैसे महिलाओं को महिला समूह के रूप में काम करने के लिए प्रेरित किया और उनको जैसे सिलाई मशीन है वो उपलब्ध करवाया। और कुछ छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं जैसे पत्तल बनाना, दोना बनाना, जिससे उनकी आजीविका के साधन चल सके। और अभी तो वर्तमान में सरकार जो है गौठान की जो व्यवस्था है वो कर रही है, जिसके कारण भी लोगों को रोज़गार मिल रहा है। लेकिन उस समय मैंने ये किया कि अपने गांव के जो अशिक्षित लोग हैं उनको ये जागरूक किया कि सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाएं। दूसरी चीज़ मैंने किया कि जो बेटियां हैं उनको बचाएं और उनकी शादी जल्दी ना करें, पढ़ाएं लिखाएं और उनको एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित करें। तो मैंने बेटी बचाओ अभियान में बहुत आगे तक लोगों को समझाने की कोशिश करी। कई ठो कार्यक्रम किए जिसमें समझाया कि बेटियां राष्ट्र के भविष्य हैं और बेटियों के बगैर न दुनिया चल सकती है न परिवार चल सकता है। बेटियां एक ही घर को नहीं संभालती है, बेटियां जहाँ पैदा होती है वहाँ तो संभालती है, दूसरा जो है उनके जहाँ जाती है वहाँ भी संभालती हैं और अपने बच्चों को संस्कारित करती हैं। तो इस तरह बेटियों की जो जिम्मेदारी है बेटों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है और इस तरह से लोगों को समझाता था। दूसरा, समाज के लिए जो काम किया तो उसमें बाबा साहब गुरु घासीदास जी हैं जिन्होंने सत्य के मार्ग पर चलने के लिए कहा है। तो उसके संदेश को हम लोग कई कार्यक्रम के माध्यम से, जैसे पंथ नृत्य के माध्यम से, कुछ छोटे नाट्य, नुक्कड़ सभा नाट्य के माध्यम से भी करते थे और वहाँ लोगों को ये संदेश देते थे कि सत्य के मार्ग में चलो, सादा जीवन जियो, प्रेम और आपस में संबंध बनाकर रहो, प्राणी मात्र के लिए दया होना चाहिए मन में, कभी मांस भक्षण ना करें, नशा पान ना करें। इस तरह के उपदेश मीटिंग के माध्यम से एवं अन्य कार्यक्रमों में जहाँ जयंती होता था वहाँ पर भी इस तरह के बातों को मैं कहता था। और समाज में इसके अलावा मैंने समाज में ये कहा कि हमें पर्यावरण को भी सहेजना चाहिए और इसके लिए मैं अपने जिला अस्पताल में वृक्षारोपण का कार्य करवाता था। हर साल जुलाई के महीने में, जुलाई अगस्त के महीने में आसपास के दूर दराज ग्रामों में भी जा कर के वृक्षारोपण करवाता था। और
इस तरह से समाज के लोगों में ये जागरूकता पैदा करने की कोशिश किया कि अपना जीवन का स्तर जो है ऊंचा उठाएं, पैसे बचाएं, फालतू चीज़ में अपना पैसा बर्बाद ना करें और रोजगारोन्मुखी जो कार्य हैं वो करें, जिससे उनको जीवन जीने में सरलता और सहजता रहे। सर, आप प्रदेश के युवाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहे हो तो? युवाओं के लिए तो मेरा एक ही संदेश है कि सबसे पहले नशा का त्याग करें। हमारे बाबा गुरु घासीदास ने ये कहा भी है, मद्यपान या नशा तंबाकू के रूप में लेना निषेध है। तो हमें युवाओं को इस ओर आगे बढ़ाने के लिए जगह जगह कैंप करना चाहिए। और इस क्षेत्र में हम अभी काम भी कर रहे हैं। जब मैं सिविल सर्जन था तो मैं मनोरोग विशेषज्ञ और साइकोलॉजिस्ट, जो साइकेट्री के जो सलाहकार हैं, ऐसे लोगों की ड्यूटी खासकर जेल में, स्कूलों में लगाया करता था, ताकि वहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो स्कूल में, उनको नशा मुक्ति के बारे में संदेश दिया जा सके। जेल में जो क्राइम करके आते हैं और अकेलेपन का अनुभव करके नशा करते हैं, ऐसे लोगों को भी छुटकारा दिलाने के लिए, उनकी मानसिक शांति के लिए मैं कैंप वहाँ जेल में लगवाता था। योग शिविर लगवाता था ताकि उनको मन की शांति मिले और नशा से दूर रहें। दूसरी चीज़ है, आजकल के युवाओं में मैंने देखा है कि वे बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, उनमें धैर्य नहीं रहता। वे हर काम को शॉर्टकट में करने के लिए सोचते हैं, शॉर्टकट में हर चीज़ में शॉर्टकट सोचते हैं, जल्दी सोचते हैं, जबकि हर काम अपना समय लेता है। किसी भी काम करने के लिए हमको समय की आवश्यकता है। जब हम धैर्य से काम लेंगे तो वो कार्य निश्चय ही होगा, इस चीज़ की गारंटी है। तो अभी मैं बच्चों को सिर्फ एक ही संदेश देना चाहता हूँ, पॉइंट वाइज। नंबर 1, नशा मुक्ति की ओर अपना कदम बढ़ाएं। दूसरा, संयमित रहें, किसी भी चीज़ में उतावलापन ना करें। कहीं कोई घटना होती है तब भी उतावलेपन के कारण कुछ गलत चीज़ ना करें, समझदारी से काम लें, धैर्य रखें। तीसरी चीज़ जो है कि हमारे युवा देश के भविष्य हैं। युवाओं से ही आगे चल के राजनीतिज्ञ, डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े पदों में कार्य करने वाले कलेक्टर, एसपी, इस तरह के लोग पैदा होते हैं। हमारे बीच के ही लोग हैं ये। तो ऐसे लोगों को देख करके अपने जीवन में ये ढालने की कोशिश करें कि हम संयमित रहें, नशा से मुक्त रहें और एक दूसरे का आदर करें, सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें और अपनी संस्कृति को आगे ले जाएं और इस छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाएं। यही मेरा संदेश है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे चैनल पे आने के लिए। आपका जीवन परिचय और आपके जीवन का जितना भी एक्सपीरियंस था उन सबको जान के कहीं ना कहीं मैं तो मोटिवेट हुआ हूँ और हमारे दर्शक भी बहुत मोटिवेट होंगे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अच्छा काम करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में।